Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो अगेन एक एमसीक्यू बेसिस पे रहने वाली है। टारगेट रहेगा इसका CHOs के लेवल का, राजस्थान CHO और जो भी अदर स्टेट के CHO जैसे आने वाले हैं उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। और साथ ही साथ हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे आज के क्वेश्चंस के, वो क्वेश्चंस आपके PGI जैसे एग्जाम्स में, RML जैसे एग्जाम्स में, जिपमेर और एम्स जैसे एग्जाम्स के अंदर इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन पुट ऑन होते हैं। उनके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन का लेवल जो है वो हमारे CHO जैसे एग्जाम्स के लिए टारगेट है। ओके, शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है थिन सुपरफिशियल कॉम्पैक्ट लेयर ऑफ डेसिडुआज कवरिंग द ब्लास्टोसाइट, ओके, कवरिंग द ब्लास्टोसिस्ट इन इज कॉल्ड एज। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट डेसिडुआ की जो कॉम्पैक्ट लेयर है जो एक ब्लास्टोसिस्ट को कवर करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस, डेसिडुआ पेराइटलिस या फिर डेसिडुआ वेरा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जो ब्लास्टोसिस्ट या फिर जो एम्ब्रियो को जो कवर करती है, ऐसी कौन सी डेसिडुआ की लेयर है? सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं डेसिडुआ के बारे में कि डेसिडुआ किसको बोलते हैं। डेसिडुआ अपन बोलते हैं एंडोमेट्रियम इनर सरफेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे एंडोमेट्रियम की इनर सरफेस को अपन क्या कहते हैं? डेसिडुआ बोलते हैं, जो कि शेड आउट आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी के अंदर जो है वो बाद में शेड आउट होके बाहर चली जाती है। ओके, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? डेसिडुआ। ठीक है, इस लेयर को अपन क्या बोलते हैं? डेसिडुआ। अब डेसिडुआ के 3 टाइप होते हैं जो अपने यहाँ पे देखे हैं ऑप्शन में, डेसिडुआ बेसिलिस, कैप्सुलरिस एंड पेराइटलिस। 1-1 करके अपन बात कर लेते हैं। टाइप्स ए, बेसिलिस। बेसिलिस वाली डेसिडुआ जो लेयर है वो कहाँ अटैच रहती है? कनेक्ट विथ ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, जो डेसिडुआ की जो बेसिलिस लेयर रहती है ये ट्रोपोब्लास्ट से कनेक्ट रहती है। इसके बाद में सेकंड की लेयर जो होती है वो कौन सी है? पेराइटलिस। पेराइटलिस की जो लेयर होती है वो कहाँ रहती है? पेराइटलिस लेयर कहाँ होती है? सेपरेट एम्ब्रियो फ्रॉम यूटेराइन ल्यूमन। लास्ट वन कैप्सुलरिस। कैप्सुलरिस कहां प्रेजेंट रहती है? ग्रो और एम्ब्रियो। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर में क्या पूछा है अपने को? ब्लास्टोसिट्स। ठीक है, एम्ब्रियो वाली स्टेज को अपन के एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है? जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो ब्लास्टोमिया, मोरुला, ब्लास्टोसिट्स, ठीक है, ये सारी स्टेज हमें देखने को मिलती है। ब्लास्टोसिट्स बोल दो यहाँ पे या फिर एम्ब्रियो। ठीक है, तो इसको कवर कर रही है। ठीक है, तो इसको अपन हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट इस क्वेश्चन में? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, डेसिडुआ कैप्सुलरिस। ओके, डेसिडुआ कैप्सुलरिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी यहाँ पे नाम आया एक और, कौन सा? ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट के बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं। ब्लास्टोसिस्ट कब बनता है? आफ्टर 16 सेल स्टेज। 16 सेल स्टेज कौन सी होती है? मोरुला। मोरुला के बाद में 4th to 5th डे पे जो है अपने ब्लास्टोसिट्स का जो फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, 4th to 5th डे। ठीक है, और 4th to 5th डे पे ही क्या हो जाता है? जोना हैचिंग। जोना हैचिंग अपन किसको बोलते हैं? जोना पेलिसुडा का डिसअपियर होना अपन क्या रिएक्शन बोलते हैं इसको? जोना हैचिंग। एग्जाम में क्वेश्चन में आ चुकी है, ब्लास्टोसिट्स के बारे में पूछा हुआ है और इन तीनों लेयर के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, जोना पेलिसुडा डिसअपियर।
ठीक है। अब इसके बाद में और क्या क्या अपने को देखने को मिलता है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर यहाँ पे दो पोल बन जाते हैं। एक अपन पोल को बोलते हैं एम्ब्रियो ब्लास्ट, दूसरे को अपन बोलते हैं क्या, ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट आगे जाके सिंसाइटो ट्रोपोब्लास्ट के बाद में जाके प्लेसेंटा फॉर्मेशन करवाता है। एम्ब्रियो से अपने जो ह्यूमन बेबी है उसका डेवलपमेंट होता है। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा डेसिडुआ कैप्सुलरिस। अब एक और क्वेश्चन बनता है अपना, इम्प्लांटेशन कब कंप्लीट होता है। इम्प्लांटेशन 4 to 6 डे पे क्या इम्प्लांटेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। इम्प्लांटेशन प्रोसेस स्टार्ट, कंप्लीट ये कब हो जाता है, कंप्लीट हमें देखने को मिलता है 10 to 11th डे पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सो इम्प्लांट के दौरान पे हुई ब्लीडिंग को अपन क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन। ओके, सो इस साइन को अपन क्या बोलते हैं, हार्टमान साइन। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, ब्लीडिंग ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन को अपन क्या बोलते हैं, हार्टमान साइन। ये तो होगी बात ब्लीडिंग की। अब होता है पेन ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, इसको भी अपन एक टर्म दी गई है, मिटेल्स-मर्ज साइन। मिटेल्स-मर्ज साइन। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, CHO एग्जाम के अंदर। एम्स जैसे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन से रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चन है और डेसिडुआ से रिगार्डिंग भी जो क्वेश्चन बनते थे अपन ने सोल्व कर लिया है, क्योंकि टाइम कम बचा है आपके पास में। CHO जैसे एग्जाम्स में सारा सिलेबस कवर करना मुश्किल है, तो हम ऐसे टॉपिक वाइज अपन यहाँ पे शॉर्टली यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर आपको ऐसा टॉपिक समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि हाँ आप जैसे बता रहे हो वो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल है, या फिर आपको ज़्यादा क्वेश्चंस आपको ज़्यादा चाहिए। दोनों में से आपको लोगों को जैसा चाहिएगा वैसा हम आगे मॉडिफाई कर देंगे। एक तो ये तरीका अभी पढ़ाने का, एक क्वेश्चन कराते हैं, फिर उसके रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं वो अपन सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। और या फिर आपको क्वेश्चन का वेटेज आपको ज़्यादा चाहिए वीडियो के अंदर। ठीक है, सो ये मैं आपसे बोलता हूँ, अगर आपको जैसे भी ठीक लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे एटलीस्ट मुझे पता तो लगे लाइक आप लोगों को क्या चाहिए। ओके, सो अपना फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डेसिडुआ कैप्सुलरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। द एपिथेलियल टिश्यू विच फाउंड इन द यूटेराइन ट्यूब्स। ठीक है, यूटेराइन ट्यूब्स को अपन क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स। तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर किस प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू हमें देखने को मिलते हैं, स्क्वैमस, सीलेटेड, स्ट्रेटिफाइड या फिर सिंपल। ऑप्शंस है हमारे पास में स्क्वैमस, सीलेटेड, स्ट्रेटिफाइड या फिर सिंपल। सो किस प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू जो यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं फेलोपियन ट्यूब में, यूटेराइन ट्यूब में। सो यूटेराइन ट्यूब के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, सीलेटेड टाइप के जो एपिथेलियल टिश्यू है हमें देखने को मिलते हैं। अगर एग्जाम के अंदर इनको ब्रीफ में इसका नाम पूछे तो वो कौन सा होता है, सीलेटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम। ठीक है, ये एग्जाम में नाम पूछा जा चुका है कि भाई फिलोपियन ट्यूब में किस प्रकार के यहाँ पे टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, तो सीलेटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर सीलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पार्ट ऑफ द फीटस विच ऑक्यूपाइज द लोअर पोल ऑफ यूट्रस। ठीक है, फीटस का ऐसा पार्ट जो कि लोअर पोल ऑफ यूट्रस के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लाई बोलते हैं, प्रेजेंटेशन बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं या फिर उसको बोलते हैं पोजीशन। फीटल पार्ट लोअर यूट्राइन पोल में ऑक्यूपाइज करना उसको अपन क्या बोलते हैं, सो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है, शॉर्ट के अंदर अपन समझ लेते हैं, प्रोसेस ऑफ फीटस दैट एंटर पेल्विक इनलेट फर्स्ट, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। ठीक है, फीटस का जो पार्ट जो पेल्विक इनलेट के साइड में जो फर्स्ट यहाँ पे ऑक्यूपाइज करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। सो कौन कौन से प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिल सकता है, फर्स्ट प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है वो सिफेलिक, सेकंड प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है ब्रीच, एंड थर्ड प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है शोल्डर।
ठीक है। सिफेलिक के अंदर भी कौन सा प्रेजेंटिंग वो प्रेजेंट, सिफेलिक में क्या होता है, जो हेड का जो रहता है, हेड रहता है वो यहाँ पे लोअर यूट्राइन पोल की तरफ रहता है। ब्रीच के अंदर बटक्स जो है वो लोअर यूट्राइन पोल के अंदर रहते हैं। यानी शोल्डर के अंदर यहाँ पे क्या रहता है, शोल्डर यहाँ पे या फिर कोई भी ट्रांसवर्स लाई के जो भी अपने शरीर के पार्ट है वो प्रेजेंट रहना लोअर यूट्राइन पोल की साइड में, उसको हम बोलते हैं शोल्डर प्रेजेंटेशन। इसके बाद में अपने को ऑप्शंस में नाम दिया गया है लाई। लाई को अपन क्या बोलते हैं, लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ मदर। ठीक है, ये अगर मदर की लॉन्ग एक्सिस है और यही अगर फीटस की लॉन्ग एक्सिस रह रही है, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल या फिर वर्टिकल। ठीक है, और अगर ये रह रही है लॉन्ग एक्सिस ऑफ ये होगी लॉन्ग एक्सिस ऑफ मदर की, ये होगी फीटस की लॉन्ग एक्सिस, को अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स। ठीक है, सो लाई कितने प्रकार की होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल, इसको अपन क्या बोलते हैं, वर्टिकल। सेकेंड वन कौन सी होती है, ट्रांसवर्स या फिर हॉरिजॉन्टल। थर्ड वन कौन सी होती है, ऑब्लिक। ये कुछ प्रकार की लाई होती है। ठीक है, उसका मदर जो फीटस का वो फीटल पोल है वो मदर के फीटल पोल से हमें कैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ स्पाइन ऑफ फीटस विथ मदर ऑफ स्पाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या नाम दिया गया है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हम किसको बोलते हैं, फिक्स्ड बोनी पॉइंट एट प्रेजेंटिंग पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, जो भी ये प्रेजेंटिंग पार्ट है तो इसके अंदर एक फिक्स बोनी प्रोमिनेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। लाइक हेड है तो हेड में अपन अगर हो रहा है तो हेड के अंदर कौन सा प्रेजेंटेशन होगा, हेड के अंदर क्या होता है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है। तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन अपन बात कर लेते हैं इसके बारे में। डिनोमिनेटर अपन कैसे देखेंगे, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्रेजेंटेशन की, कौन कौन से प्रेजेंटेशन में कौन कौन सा यहाँ पे डिनोमिनेटर हमें प्रेजेंट रहता है। प्रेजेंटेशन के बाद में एटीट्यूड, एटीट्यूड के बाद में डिनोमिनेटर। एटीट्यूड का क्या मतलब हो गया, रिलेशनशिप ऑफ फीटस विथ सेल्फ। लाइक अब अगर फ्लेक्शन अगर वर्टेक्स की कंडीशन में है, ठीक है, तो वर्टेक्स की कंडीशन में मीन्स क्या हो गया कि हेड का जो नीचे की साइड में यहाँ पे प्रेजेंट रहना, तो वर्टेक्स पोजीशन में उसका क्या एटीट्यूड रहता है, मतलब फ्लेक्शन रहेगा, एक्सटेंशन रहेगा। ठीक है, तो वर्टेक्स की पोजीशन में मतलब रिलेशनशिप ऑफ फीटस विथ इट्स सेल्फ बॉडी। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एटीट्यूड। सो सबसे पहले प्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं, कौन सा प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में अपने फीटस की एटीट्यूड क्या रहेगा, फ्लेक्शन, और इसका जो डिनोमिनेटर क्या रहेगा, लाइक जो भी बोनी पार्ट रहेगा वो क्या रहता है वर्टेक्स पोजीशन में, ऑक्सीपुट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं इसीलिए मैं आपको यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वर्टेक्स के बाद में ब्रो प्रेजेंटेशन। ब्रो प्रेजेंटेशन में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, डिफ्लेक्स्ड। ठीक है, या फिर मिलिट्री पोजीशन। अब इसके अंदर क्या होता है, कौन सा यहाँ पे डिनोमिनेटर देखने को मिलता है, फ्रंटल। अब इसके बाद में आता है कौन सा, फेस प्रेजेंटेशन। फेस प्रेजेंटेशन में कौन सा रहता है, एटीट्यूड एक्सटेंडेड। इसके अंदर फेस के अंदर कौन सा रहता है, मेंटम। ठीक है, जो भी आपकी चिन्ह रहती है वो यहाँ पे मेन डिनोमिनेटर का काम करेगी। फेस के बाद में कौन सा आता है, ब्रीच। ब्रीच के अंदर यहाँ पे क्या रहता है, सेक्रम। ब्रीच के बाद में आता है क्या, शोल्डर। तो शोल्डर के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एक्रोमियम। ठीक है, तो ये कुछ डिनोमिनेटर के टाइप्स है जो हमें देखने को मिलता है। अब लास्ट में क्या आता है, पोजीशन। तो पोजीशन क्या होता है, रिलेशन ऑफ डिनोमिनेटर, रिलेशन ऑफ डिनोमिनेटर विथ मैटरनल पेल्विस, इसको अपन क्या बोलते हैं, पोजीशन। ठीक है, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर बन रहा है, अब ये मैटरनल के पेल्विस की कौन सी साइड में है, लाइक ये लेफ्ट साइड में है तो हो गया लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटी। अब लेफ्ट साइड के बाद में ये एंटीरियर साइड में या पोस्टीरियर साइड में, तो अपन क्या नाम देंगे इसको, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। ठीक है, तो इस डिनोमिनेटर की मैटरनल पेल्विस के साथ के अंदर जो रिलेशन रहता है उसको अपन बोलते हैं पोजीशन। सो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या बनता है, एक तो इसकी डेफिनेशन से बनता है, उसके बाद में क्या क्वेश्चन बनता है, मोस्ट कॉमन टाइप। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पोजीशन कौन सी रहती है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोस्टीरियर। लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर
पोजीशन, ठीक है। लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पोजीशन रहती है, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक सा आपने डिस्कस कर लिया टॉपिक इनके बारे में, ठीक है। ब्रीफली अगर आप जब क्लासेस चलेगी तब अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, प्रेजेंटेशन। क्योंकि प्रेजेंटेशन क्या है, लोअर पोल ऑफ यूट्रस के अंदर जो भी फीटस का पार्ट ऑक्यूपाई होता है उसको अपन बोलते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कितने प्रकार के, सिफेलिक, ब्रीच और शोल्डर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लो लेवल ऑफ मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल्स आर फाउंड इन। मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल अगर कम हो रहा है तो वो किस में देखने को मिलता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में, डाउन सिंड्रोम में, मल्टीपल प्रेगनेंसी में, या फिर आरएच आइसो इम्यूनाइजेशन में। मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, ठीक है। लो लेवल ऑफ मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन और हाई लेवल ऑफ मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन के बारे में भी अपन डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं, अगर मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल अगर बढ़ जाता है तो बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं फीटस के। सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना ओकल्टा एंड स्पाइना सिस्टिका, ठीक है। तो ये कुछ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में क्या देखने को मिलता है, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट में क्या क्या अपने देखने को मिलता है, एक तो ओम्फेलोसिल, दूसरा गैस्ट्रोस्काइसिस, ठीक है। ये दो चीजें जो है वो एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट में देखने को मिलती है, और ये दोनों कब मिलेगा, जब मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट कब बढ़ावा देखने को मिलता है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज के अंदर। नेक्स्ट कब देखने को मिलता है, इंट्रायूटेराइन डेथ के अंदर। इंट्रायूटेराइन डेथ के बाद में कब देखने को मिलता है, प्री एक्लेम्शिया के अंदर, ठीक है। सो हमारा ऑप्शन में यहाँ पे क्या राइट हो रहा है, क्योंकि ये ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो इंक्रीज में मिलेगा, मल्टीपल प्रेगनेंसीज के अंदर भी इंक्रीज मिलेगा, आरएच आइसो इम्यूनाइजेशन में भी इंक्रीज मिलेगा। जबकि डाउन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर लो लेवल ऑफ मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो डाउन सिंड्रोम का आगे पता लगाने के लिए और भी अपन टेस्ट करते हैं, जबकि एक इससे बेसिक आइडिया हो सकता है कि हाँ आगे जाके कौन से टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। सो अब अगर बात कर लेते हैं अपन डिक्रीज लेवल ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, एक तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ट्रायसोमी ऑफ 21, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है, एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, 18th नंबर की ट्रायसोमी होती है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन का बढ़ा हुआ और डिक्रीज होना, ठीक है। नेक्स्ट किस में कम देखने को मिलता है, जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं, ठीक है, उनमें भी मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल डिक्रीज देखने को मिलता है। अब क्या क्वेश्चन बनता है मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन से, वो भी अपन बात कर लेते हैं। ये टेस्ट कब परफॉर्म करते हैं, ठीक है, परफॉर्म करते हैं ये 14 to 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। सो नेक्स्ट अपन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पैसिव मूवमेंट ऑफ हेड ड्यू टू अनट्विस्टिंग ऑफ नेक सस्टेन ड्यूरिंग इंटरनल रोटेशन, ठीक है। इंटरनल रोटेशन के टाइम पे जब फीटस का जो एंगेजमेंट हो रहा होता है तो उसकी कुछ प्रोसेस होती है, एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये सब जो भी वो प्रोसेस रहती है। तो उसके अंदर जब इंटरनल रोटेशन हो रहा होता है तब फीटस का जो हेड है वो पैसिवली, लाइक फीटस खुद नहीं करता है, पैसिवली वो उसका अनट्विस्टिंग होना, ठीक है, उसका पोजीशन चेंज होना, इसको अपन क्या कहते हैं, ठीक है। ये अपने से पूछा गया है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन या फिर डिसेंट। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, रेस्टिट्यूशन। ये एग्जाम के अंदर, एम्स एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं पे। सो इस क्वेश्चन को अपन क्या बोलते हैं, रेस्टिट्यूशन, ठीक है। फ्लेक्शन की कंडीशन में क्या होता है कि उस फिटस का जो फ्लेक्शन करना, ठीक है, फिटस का बॉडी का फ्लेक्शन करना, एक्सटेंशन बॉडी का एक्सटेंड होना, डिसेंट का क्या मतलब होता है, निरंतर नीचे की साइड में यूट्राइन पोल में जो एंगेजमेंट के बाद में आगे तक जो डिलीवरी के टाइम पे जो प्रोसेस रहती है, डिसेंट प्रोसेस तो हर वक्त चलती ही रहती है जब तक बेबी का डिलीवरी नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा रेस्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है, पीपीएच का मोस्ट कॉमन कोज कौन सा होता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, अब्रप्शियो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया या फिर एटोनिक यूट्रस, ठीक है। तो पोस्टपार्टम हेमरेज अपन क्या कहते हैं, आफ्टर डिलीवरी
500 या फिर मोर देन 500 ब्लीडिंग का होना क्या कहलाता है? पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, अब इसके अंदर ये क्या है पोस्टपार्टम हेमरेज? ये पोस्टपार्टम हेमरेज क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगी मैटरनल मोर्टेलिटी का मोस्ट कॉमन कॉज और ऑप्शन में क्या रहे? पीपीएच। तो ये इसको अपन राइट करना, मोस्ट कॉमन एंड प्राइमरी कॉज। ठीक है, सो ये क्वेश्चन बन गया अपना। अब इसके बाद में पोस्टपार्टम कैसे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है अर्ली, दूसरा होता है लेट। सो अर्ली कब होता है? विद इन 24 आवर्स, और लेट कब होता है? आफ्टर 24 आवर्स के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे अपन टॉपिक पे चलते हैं कि इस मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है पोस्टपार्टम हेमरेज का। सो मोस्ट कॉमन कॉज होता है पोस्टपार्टम हेमरेज का एटोनिक यूट्रस। ठीक है, जब यूट्रस अपनी जो टोन को खो देता है उसको अपन बोलते हैं एटोनिसिटी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा एटोनिक यूट्रस। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। हाँ, आगे क्लोटिंग फैक्टर वगैरह ये जो अगर उसके रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो ब्लीडिंग शुरू होने के बाद में उसका रोकना मुश्किल रहता है। जबकि मोस्ट कॉमन पूछा है हमें यहाँ पे, तो क्या होगा? एटोनिक यूट्रस। अब अपने को दो यहाँ पे टर्म मिली है, कौन सी? एब्रेप्टिव प्लेसेंटा और दूसरी प्लेसेंटा प्रीविया। सो प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर ब्लीडिंग कैसे देखने को मिलती है? ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है। तो इसके अंदर ब्लीडिंग हमें देखने को मिलती है पेनलेस, और एब्रेप्टिव प्लेसेंटा के अंदर ब्लीडिंग देखने को मिलती है पेनफुल। ठीक है, पेनफुल जो ब्लीडिंग है हमें देखने को मिलती है। और दूसरा एब्रेप्टिव प्लेसेंटा के अंदर प्लेसेंटा का प्लेसमेंट कहाँ रहता है? तो ये रहता है अपर पोल के अंदर, और प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर कहाँ रहता है? लोअर पोल के अंदर। प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर हमें ब्लीडिंग कैसे देखने को मिलती है? ब्राइट रेड जो हमें ब्लीडिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? एटोनिक यूट्रस। प्लेसेंटा प्रीविया, और जो ये कंडीशन होती है प्लेसेंटा की प्रॉब्लम्स होती है कि प्लेसेंटा की इम्प्लांटेशन कहाँ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द टाइप ऑफ अबनॉर्मलिटी वेयर द अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच्ड टू मेम्ब्रेन्स। ठीक है, ऐसी अबनॉर्मलिटी जिसमें अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन्स के थ्रू यहाँ पे अटैच होके कनेक्ट हो रही है, इसको अपन क्या बोलते हैं? बेटलडोर प्लेसेंटा, वेलेमेंटस प्लेसेंटा, सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा, या फिर प्लेसेंटा मार्जिनेटा। प्लेसेंटा या फिर प्लेसेंटा मार्जिनेटा। ठीक है, तो अपन ये कुछ प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटी के बारे में भी पढ़ेंगे अभी। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा जो करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो होगा, क्या होगा? वेलेमेंटस प्लेसेंटा। ठीक है, तो वेलेमेंटस टाइप के प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है कि यहाँ जो मेम्ब्रेन्स के थ्रू जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है अटैच होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं? वेलेमेंटस प्लेसेंटा। इसके बाद में ऑप्शन में क्या दिया गया है? बेटलडोर प्लेसेंटा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? मार्जिन्स की साइड से जो है वो कॉर्ड का इंसर्शन होना। ठीक है, मार्जिन्स की साइड से कॉर्ड का इंसर्शन होना अपन क्या बोलते हैं? बेटलडोर प्लेसेंटा। ठीक है, इसके बाद में ऑप्शन में क्या दिया गया? ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई एक प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो प्लेसेंटा के अंदर मार्जिन्स की तरफ से अटैच हो रही है, इसको अपन क्या बोलेंगे? तो वो होगी बेटलडोर प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन्स के अंदर अटैच हो रही है, इसको अपन क्या बोलेंगे? वेलेमेंटस प्लेसेंटा। नेक्स्ट आता है कौन सा? सर्कमवैलेंट। तो सर्कमवैलेंट के अंदर क्या होता है? प्लेसेंटा फॉल बैकवर्ड अराउंड द एज। ठीक है, ये अगर प्लेसेंटा का जो एज है, ठीक है, ये दोनों साइड की एज है, तो इसके यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लेसेंटा का जो बैकवर्ड होना, इसको अपन क्या बोलते हैं? सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा। तो इसको अपन अब क्या लिख सकते हैं? प्लेसेंटा फोल्ड बैकवर्ड अराउंड द एजेस। ठीक है, एज के ऊपर जो हो प्लेसेंटा का बैकवर्ड होना अपन क्या बोलते हैं? सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा। इसके बाद में कुछ और यहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है प्लेसेंटा रिलेटेड। वो कौन सी होती है? बाइलोब्ड। ठीक है, प्लेसेंटा बिलोबाटा। इसके बाद में देखने को मिलती है वो क्या सक्सिनीट्यूरेट। ठीक है, सक्सिनीट्यूरेट के अंदर क्या होता है? सक्सिनीट्यूरेट एक प्लेसेंटा के अंदर एक अटैच साथ में एक दूसरा लोब भी यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे जो बन जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? सक्सिनीट्यूरेट प्लेसेंटा। बाइलोब्ड क्या होता है कि प्लेसेंटा के अंदर दो जो है वो लोब यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 5 प्रकार की प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज होती है जिसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद में क्या नाम दिया गया? प्लेसेंटा मार्जिनेटा। तो यहाँ पे जो प्लेसेंटा के अटैचमेंट से भी क्या होता है कि 3 प्रकार की जो एबनॉर्मलिटीज हमें देखने को मिलती है। एक अपने देखने को मिलती है एक्रीटा, दूसरी हमें देखने को मिलती है इनक्रीटा, तीसरी हमें देखने को मिलता है क्या? परक्रीटा।
एक्रिटा के अंदर क्या होता है कि पेसेंट्रल विली जो है, विली अटैच्ड टू मायोमेट्रियम, टोटल लंग कैपेसिटी इन ए हेल्दी एडल्ट मेल अप्रोक्सीमेट। हेल्दी एडल्ट मेल के अंदर टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है? 500 ml, 5000 ml या फिर 6000 ml। ठीक है, तो यहाँ पे दो बार में 6000 ml आ गया, तो अपन का जो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 6000 ml जो है वो टोटल लंग कैपेसिटी रहती है एक हेल्दी एडल्ट के अंदर। अब बात कर लेते हैं, अगर न्यू बोर्न के अंदर आ जाए, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं न्यू बोर्न से, सो न्यू बोर्न के अंदर ये कितना रहता है? 150 ml। ठीक है, तो 150 ml जो रहती है वो न्यू बोर्न में रहती है। एक चीज़ और पूछते हैं कि रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में भी पूछते हैं अपने से कि रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है, सो ये होती है 1200 ml। ठीक है, तो ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सो इस क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा जो करेक्ट आंसर जो क्या रहेगा वो क्या रहेगा? 6000 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द आइडियल रोलर बैंडेज एप्लीकेशन फॉर बॉडी पार्ट वेयर द थिकनेस इज वेरीज सच एज अवर द फोआर्म। ठीक है, अपना जो फोआर्म रहता है वहां पे क्या हो रहा है कि थिकनेस वेरी करती है। लाइक रिस्ट के पास में थिकनेस कम रहती है, जैसे जैसे एल्बो के साइड अपन जाते हैं तो अपनी थिकनेस बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया, ऐसे बॉडी पार्ट्स के ऊपर अपन किस प्रकार के जो है वो बैंडेज अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऑप्शंस में अपने पास में क्या दिया गया है? सिंपल। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर ऑफ सर्विक्स इज कॉज्ड बाय। सर्विक्स का जो कैंसर है वो कौन से ऑर्गेनिज्म की मदद से होता है? ऑप्शन है अपने पास में, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन डिप्लॉइड वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस या फिर रोटा वायरस की सर्विक्स सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, कौन इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है? ऑप्शन नंबर सी अपना, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइकल वायरस। सो एचपीवी भी इसको अपन शॉर्ट के अंदर बोलते हैं। अब ये मोस्ट कॉमन कौन सी फीमेल्स में देखने को मिलता है? मोस्ट कॉमन जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फीमेल जो यूज करती है, ओसीपी जो यूज करती है, उसके अंदर ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से क्या होता है कि कैंसर होने की रिस्क फैक्टर उनमें ज़्यादा होती है उन फीमेल्स के अंदर। इसी के साथ ही एचपीवी से कैंसर ऑफ एचपीवी से और अपन क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो सर्वाइकल कैंसर है उसका कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस करना है अपने को, तो क्या करेंगे? बायोप्सी। अगर सर्वाइकल कैंसर का पेशेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस करना है उस पेशेंट का, सो क्या अपने को करेक्ट करना ऑप्शन में? बायोप्सी। या फिर इसका एग्जाम में आ जाए कि सर्वाइकल कैंसर का पेशेंट है उसका स्क्रीनिंग टेस्ट करना है। स्क्रीनिंग टेस्ट में अपन क्या करते हैं? पेप स्मीयर। ठीक है, पेप स्मीयर टेस्ट जो है वो अपने सर्वाइकल कैंसर के अंदर करवाते हैं। इसी के साथ ही किसी पेशेंट को अगर सर्वाइकल कैंसर की से बचाव के लिए यहाँ पे क्या वैक्सीन भी देते हैं। ठीक है, वैक्सीन मेनली 11 to 12 ईयर गर्ल्स को अपन यहाँ पे वैक्सीन का जो है वो फर्स्ट डोज यहाँ पे लगाते हैं। और ये वैक्सीन का क्या नाम है? गार्डिसिल। ओके, यहाँ पे अगर ऑप्शन में आपसे पूछा जाए कि सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन यूज में करते हैं उसका क्या नाम है? सो गार्डसिल। सो आपने यहाँ पे कुछ 3-4 क्वेश्चन अपने और देखे हैं सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। फर्स्ट ऑप्शन में है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV। ठीक है, ये कैंसर ऑफ द सर्विक्स में काम नहीं करता है। ह्यूमन डिप्लॉइड वायरस, ये भी इसके अंदर नहीं, सर्वाइकल कैंसर के अंदर अपन नहीं देखते मोस्ट ऑफ द। बट एक क्वेश्चन में और दिया गया ऑप्शन में क्या है? रोटा वायरस। रोटा वायरस में क्या है? ये इन्फेंट में डायरिया कोज करवाता है। ठीक है, इन्फेंट में डायरिया कोज करवाता है। इसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि इन्फेंट के लिए अब क्या लगाएंगे? रोटा वायरस की वैक्सीन लगती है। तो इसका एक बार एम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि रोटा वायरस की वैक्सीन का रूट क्या होता है? सो रोटा वायरस वैक्सीन का रूट होता है ओरली। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एम्स में पूछा भी गया है। ठीक है, सो अपन ने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अपन ने सोल्व कर लिए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना, मोस्ट कॉमन स्ट्रेन ऑफ इकोलाई गिविंग राइज टू ट्रेवलर डायरिया। जो
पेशेंट को जो ट्रेवल डायरिया होता है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, इकोलाई होता है। इकोलाई के अंदर भी, इकोलाई में कौन सा जो स्टेज होती है, ठीक है, जो पेशेंट में ट्रेवल डायरिया की कंडीशन है जो कोज करवाती है। ऑप्शन है अपने पास में एंटेरोपैथोजेनिक, एंटेरोटॉक्सिजेनिक, एंटेरो एग्रीगेटिव या फिर एंटेरो इन्वेजिव। ठीक है, ज़्यादा इसके अंदर डिस्कशन नहीं करते हैं, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर पे चलते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी है अपना एंटेरोटॉक्सिजेनिक। ठीक है, एंटेरोटॉक्सिजेनिक जो इसकी फेज है वो यहाँ पे ट्रेवलर डायरिया कोज करवाती है पेशेंट को। ठीक है, एंटेरोटॉक्सिजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, ऐसे पेशेंट जिनमें ब्रीथिंग की कंडीशन नहीं हो रही है, एब्सेंस है, इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, यूपनिया, एपनिया, टेकिपनिया या फिर ब्रेडिपनिया। काफी सिंपल क्वेश्चन है, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एपनिया। ठीक है, एब्सेंस ऑफ द ब्रीथिंग। टेकिपनिया में ज़्यादा हो जाता है, ब्रेडिपनिया में जो रेस्पिरेशन की जो ब्रीथिंग का जो पैटर्न है वो कम हो जाता है, धीरे हो जाता है, टेकिपनिया में बढ़ जाता है, यूपनिया में नॉर्मल ब्रीथिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आज का, वॉट इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन विल यू टेक इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अगर किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन यहाँ पे हो गई है, सो नर्स है वो कौन सा इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन करेगी। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी नर्स की। ऑप्शन में है अपने पास में मॉनिटर वाइटल साइन, इन्फॉर्म ब्लड बैंक, इन्फॉर्म द फिजिशियन, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली एंड मॉनिटर वाइटल साइंस। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा, क्या रहेगा, प्रायोरिटी बेस अपने को आंसर देना है। सो स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, सबसे पहले क्या करेगी, ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करेगी, उसके बाद में मॉनिटर करेगी। ठीक है, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एंड मॉनिटर वाइटल साइन। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एंड इमीडिएटली मॉनिटर द वाइटल साइन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर ये रहेगा, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली एंड मॉनिटर द वाइटल साइन। इसके बाद में क्या करना है कि जो नर्स को जो है, अगर यहाँ पे रिएक्शंस अगर हो चुकी है ना, तो जो आईवी, जो अपने आईवी लाइन है, ठीक है, उसकी पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए क्या करेगी, एनएस जो है वो जो एनएस का इन्फ्यूजन शुरू कर देगी। ठीक है, ताकि वो जो वेन के अंदर कोई किसी भी प्रकार का जो क्लोटिंग नहीं हो। ठीक है, सो आईवी लाइन की पेटेंसी के लिए क्या करेगी, एनएस का जो है वो इन्फ्यूजन करेगी। ठीक है, इसी के साथ ही वो फिजिशियन को भी इन्फॉर्म करेगी कि हाँ आपका जो पेशेंट है उसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो गई है और ब्लड का जो स्टॉप कर दिया गया है। ठीक है, और उसके जो बॉडी के वाइटल साइन है उनमें भी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं वो अपने फिजिशियन को इन्फॉर्म भी करेगी, बट सबसे पहले क्या करेगी, ट्रांसफ्यूजन को है वो स्टॉप करेगी। ठीक है, द रेशियो ऑफ कार्डियक कंप्रेशन एंड आर्टिफिशियल ब्रीथिंग इज। अगर कोई पेशेंट को अपन जब सीपीआर देते हैं तो इस कंडीशन में अपन कार्डियक कंप्रेशन और जो अपन आर्टिफिशियल ब्रीथिंग का जो रेशियो है वो अपन क्या रखते हैं। ठीक है, 60:1, ओके, 60:1 या फिर 15:2 या फिर 13:2 या फिर 12:3। सो आप सभी को बताया कि 12:3 तो किसी भी प्रकार का कोई रेशियो होता नहीं है सीपीआर के अंदर, और 16:6 भी किसी प्रकार का कोई रेशियो होता नहीं है। ऑप्शन अपने पास में बचे 2। सो अगर पेशेंट एडल्ट है, ठीक है, एडल्ट है और चाहे एक रेस्क्यूअर हो चाहे 2 रेस्क्यूअर हो, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, 30:2 का जो अपन रेशियो है वो अपन पहुंचाते हैं। 30 मीन्स 30 कंप्रेशन, ठीक है, 30 कंप्रेशन या फिर और 2 ब्रीथ। जो है पेशेंट को 30 कंप्रेशन के बाद में यहाँ पे 2 ब्रीथ अपन जो पेशेंट को आर्टिफिशियल ब्रीथिंग जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे, अगर पेशेंट क्या है, एडल्ट है। ओके, अब अगर पेशेंट जो है वो चाइल्ड है, ठीक है, तो इन दिस केस भी अपन क्या करेंगे, 30:2 का ही रेशियो रखते हैं। अब अगर जब पेशेंट है वो इन्फेंट है, ओके, इन्फेंट के अंदर अपन क्या करते हैं, अगर इन्फेंट के अंदर भी अगर एक ही रेस्क्यूअर है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 30:2 ही अपन रखेंगे। बट ये तीनों सिनेरियो किस केस के अंदर आएंगे, जब 1 रेस्क्यूअर, ठीक है, 1 रेस्क्यूअर, एडल्ट के अंदर तो 1 और 2, अगर 2 रेस्क्यूअर चाहे 1 रेस्क्यूअर अपन 30:2 में ही करते हैं। बट अगर इन्फेंट के अंदर अगर एक ही रेस्क्यूअर है, बचाव करने वाला एक ही पर्सन है, तो 30:2 से जो वो कंप्रेशन और ब्रीथिंग करेगा। अगर वो क्या है, 2 रेस्क्यूअर है, तो 2 रेस्क्यूअर में क्या हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा 15:2, क्योंकि 15 जो कंप्रेशन के बाद में 2 उसको आर्टिफिशियल ब्रीथ जो है वो करवाएंगे। ठीक है, कौन सी कंडीशन के अंदर,
अगर वो पेशेंट के पास में 2 रेस्क्यूअर रहते हैं, ठीक है। तो इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ जाते हैं कई बार। अब इसके बाद में अपन एक चीज़ और देख लेते हैं कि एडल्ट के अंदर पल्स कौन सी चेक करते हैं जब उसको अपन सीपीआर देने से पहले कौन सी पल्स चेक करते हैं, कैरोटिड पल्स देखते हैं। चाइल्ड के अंदर कौन सी पल्स देखते हैं, चाइल्ड के अंदर अपन पल्स देखते हैं फीमोरल। एंड इन्फेंट के अंदर कौन सी देखते हैं, इन्फेंट के अंदर अपन देखते हैं ब्रेकियल, ठीक है, ब्रेकियल पल्स जो कहाँ रहती है, एंटी क्यूबिटल फोसा के अंदर, ठीक है। ये पल्स अपन कितनी देर तक देखेंगे, ये पल्स अपन कितने टाइम तक देखेंगे, सो 10 सेकेंड, ओके, नॉट मोर देन 10 सेकेंड। इसके बाद में पल्स यहाँ पे अपने को मिलती है देखने को तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे उसका सीपीआर कंटिन्यू करना होता है। सीपीआर का दूसरा नाम क्या है, BLS, ठीक है, बेसिक लाइफ सपोर्ट। कई बार बेसिक लाइफ सपोर्ट भी क्वेश्चन के अंदर आपको लिखा हुआ देखने को मिल सकता है। सो अब एक क्वेश्चन और बन जाता है इससे कि भाई कंप्रेशन कितने होने चाहिए। सो 1 मिनट के अंदर टोटल 100 जो है वो यहाँ पे कंप्रेशन वो पेशेंट को मिलनी चाहिए। उसके बाद में क्या करना है, एयरवे मेंटेन भी पेशेंट का रखना है, ठीक है, कंप्रेशन के साथ में एयरवे मेंटेन भी रखना है। उसके बाद में क्या करना है, ब्रीथिंग देना है पेशेंट को, ओके। ये कंप्रेशन ब्रीथिंग का वे होता है, सबसे पहले कंप्रेशन करना है, उसके बाद में ब्रीथिंग देना है। इन्फेंट में कितना करना है, चाइल्ड में कितना करना है और एडल्ट में कितना रखना है। टोटल लंग कैपेसिटी इन ए हेल्दी एडल्ट मेल अप्रोक्सीमेट, हेल्दी एडल्ट मेल के अंदर टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, 500 ml, 5000 ml या फिर 6000 ml, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार में 6000 ml आ गया है, तो अपन का जो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 6000 ml जो है वो टोटल लंग कैपेसिटी रहती है एक हेल्दी एडल्ट के अंदर। अब बात कर लेते हैं अगर न्यू बोर्न के अंदर आ जाए, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं न्यू बोर्न से, सो न्यू बोर्न के अंदर ये कितना रहता है, 150 ml, ठीक है। तो 150 ml जो रहती है वो न्यू बोर्न में रहती है। एक चीज और पूछते हैं कि रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में भी पूछते हैं अपने से कि रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है, सो ये होती है 1200 ml, ठीक है। तो ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सो इस क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा जो करेक्ट आंसर जो क्या रहेगा वो क्या रहेगा, 6000 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द आइडियल रोलर बैंडेज एप्लीकेशन फॉर बॉडी पार्ट वेयर द थिकनेस इज वेरीज सच एज अवर द फोआर्म, ठीक है। अपना जो फोआर्म रहता है वहां पे क्या हो रहा है कि थिकनेस वेरी करती है, लाइक रिस्ट के पास में थिकनेस कम रहती है, जैसे जैसे एल्बो के साइड अपन जाते हैं तो अपनी थिकनेस बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, ऐसे बॉडी पार्ट्स के ऊपर अपन किस प्रकार के जो है वो बैंडेज अप्लाई करेंगे, ठीक है। ऑप्शंस में अपने पास में क्या दिया गया है, सिंपल स्पाइरल, फिगर ऑफ 8, रिवर्सल स्पाइरल या फिर डाइवर्जेंट स्पाइका। सो फोर आर्म के लिए अपन जो है वो कौन सी प्रकार के अपन बैंडेज का एप्लीकेशन करते हैं, वो अपन करते हैं रिवर्सल स्पाइरल, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर जो क्या रहेगा, रिवर्सल स्पाइरल, ओके। सिंपल स्पाइरल जो है वो अपन कहाँ करते हैं, सिंपल स्पाइरल अपन करते हैं रिस्ट के साइड में, ठीक है। और अपन जो फिगर ऑफ 8 है, फिगर ऑफ 8 अपन कहाँ करते हैं, एल्बो में और नी के जॉइंट में, ठीक है। तो इन यहाँ पे अपन क्या करते हैं, फिगर ऑफ 8 जो है वो बैंडेज की एप्लीकेशन करते हैं। नेक्स्ट अपन जो हिप, जो डाइवर्जेंट स्पाइका वगैरह है, ये अपन मोस्टली हिप के लिए भी लेते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, हिप स्पाइका, ठीक है। नेक्स्ट बैंडेज की कौन सी अपन एग्जाम के अंदर पूछी गई है, सिफेलिक। सिफेलिक बैंडेज अपन कहाँ यूज करते हैं, हेड में, ठीक है। और शोल्डर स्पाइका वगैरह जो कहाँ रहते हैं, अपने शोल्डर में रहते हैं, ठीक है। शोल्डर के लिए यहाँ पे मोबिलिटी के लिए अपन शोल्डर स्पाइका वगैरह जो है उसका यूज में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर ऑफ 8 से पूछा गया क्वेश्चन है, रिवर्सल स्पाइका से पूछा गया क्वेश्चन है और सिफेलिक से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुट ऑन हो चुके हैं, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है इसके अंदर सबसे ज्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप इन द सुपाइन पोजिशन इज प्रिवेंटेड बाई, ठीक है। तो किसी का यहाँ पे सर्जरी हुई है और उसको बाद में क्या रख रहा है अपन यहाँ पे, सुपाइन पोजीशन उसको अपन दे रहे हैं। तो इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है हिप का, हिप जो है वो बार बार यहाँ पे एक्सटर्नली रोटेट कर रहा है। तो इसको अपन प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, लाइक कोई भी पेशेंट है जिसका अगर हिप यहाँ पे डिसलोकेट हो गया है या फिर उसको अपन वापस पोजीशन करके बाद में वापस से वो सुपाइन पोजीशन के अंदर अगर वो एक्सटर्नल रोटेशन उसका देखने को मिल रहा है, अपनी पोजीशन को वो छोड़ रहा है, सो यहाँ पे अपन क्या यूज कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, बेड क्रेडल, बेड बोर्ड, ट्रोकेंटर रोल या फिर नी रेस्ट। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, ट्रोकेंटर रोल, ठीक है। तो ट्रोकेंटर रोल को जो है अपन यूज में लेके एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप को अपन क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है।
ट्रोकेंटर रोल कैसा होता है, अपना जो राउंड प्रकार का, इस प्रकार का अपन एक टॉवेल से अपन एक ट्रोकेंटर रोल बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेशेंट के जो लेटरली साइड में हिप के अपन प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हाइपोस्टेटिक न्यूमोनिया इन बेड रिडन पेशेंट। ठीक है, सो हम सभी को पता है कि जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं उनमें हाइपोस्टेटिक न्यूमोनिया की कंडीशन या फिर उनको न्यूमोनिया की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, सो एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा है जो इस रिस्क को कम कर सके। ऑप्शंस में क्या है, एंटीबायोटिक्स, नेबुलाइजेशन, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन पोजिशन या फिर ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हाइपोस्टेटिक न्यूमोनिया अपन किसको बोलते हैं। हाइपोस्टेटिक न्यूमोनिया क्या होता है कि पैसिवली कंजेशन होना फ्लूइड का, पैसिवली फ्लूइड कंजेशन। ठीक है, पैसिवली या फिर जो लॉन्ग टाइम तक क्रोनिकली जो धीरे धीरे है वो फ्लूइड का यहाँ पे एक्यूमुलेशन या म्यूकस का एक्यूमुलेशन होना और आगे जाके वो न्यूमोनिया को कोज करवा रहा है, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोस्टेटिक न्यूमोनिया। सो इसको अपन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन पोजीशन। ठीक है, अपन पोजीशनिंग का अपन फ्रीक्वेंट चेंजेस करवा के अपन क्या कर सकते हैं, हाइपोस्टेटिक न्यूमोनिया से जो है अपन प्रिवेंट करवा सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिलगर्ट पेपलाउज इंटरपर्सनल रिलेशन मॉडल द फोकस इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हिलगर्ट पेपलाउ जो थे उन्होंने क्या दिया था, आईपीआर जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मॉडल किसने दिया था, हिलगर्ट पेपलाउ ने। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बन रहा है कि ये क्वेश्चन आप एग्जाम में देख सकते हो कि भाई हिलगर्ट पेपलाउ ने क्या आपको जो थ्योरी दी थी, इन्होंने दी थी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मॉडल के ऊपर। अब जो मेन इनका फोकस किस पे रहता है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, लार्जर सोसाइटी या फिर फैमिली। सो इसके अंदर जो अपना करेक्ट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, इंडिविजुअल। ठीक है, सो इनका जो मेन फोकस रहता है आईपीआर का वो रहता है इंडिविजुअल के ऊपर। ओके, सो हमारा जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिलगर्ट पेपलाउ ने ये थ्योरी कब दी थी, ये आपको पता होना चाहिए। 1952 के अंदर जो है वो आईपीआर वाली जो थ्योरी है, इन्होंने मॉडल जो है इन्होंने प्रिस्क्राइब किया था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट इज ए रेक्टल टेम्परेचर मोस्ट यूजुअली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कौन से क्लाइंट के अंदर रेक्टल टेम्परेचर जो है उसको अपन क्या करना है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखना है। क्लाइंट हु हैज हैड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, क्लाइंट विथ पार्किंसन डिजीज, क्लाइंट विथ सीजर एंड क्लाइंट विथ न्यूरोपैथोलॉजी एसोसिएटेड विथ डायबिटीज। सो कौन से पेशेंट को अपन क्या करेंगे, रेक्टली टेम्परेचर उसका नहीं लेते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा इसके अंदर, क्योंकि जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले पेशेंट है या फिर जो भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है पेशेंट को, उन सभी पेशेंट के अंदर अपन क्या करते हैं, रेक्टल टेम्परेचर को अपन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि अपने जो जीआई के अंदर क्या रहता है, अपने वेगस नर्व। ठीक है, वेगस नर्व यहाँ पे क्या हो जाती है, स्टिमुलेट हो जाएगी। स्टिमुलेट होने के साथ ये क्या करवाती है, डिक्रीज द हार्ट रेट। ठीक है, ये हार्ट की जो एक्टिविटीज को उनको अपन डिक्रीज करवाती है। क्यों करवाती है, क्योंकि ये एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की मेन ब्रांच है। ओके, वेगस नर्व। ठीक है, तो इसलिए वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाएगी तो आगे जाके और कॉम्प्लिकेशन कर सकती है। इसलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। बाकी कंडीशंस में अपन यूज में ले सकते हैं। सीजर के दौरान भी अपन यूज में नहीं लेते हैं, बट ये आफ्टर सीजर जो है अपन पेशेंट को अपन यूज में ले सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू कि भाई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कौन से पेशेंट में है, तो वो है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ठीक है, सीजर के टाइम पे तो अपने क्या करना है, किसी भी प्रकार की इंजरी से जो है अपने को पेशेंट को प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन मोस्ट प्रायोरिटी क्या होगी, इंजरी से प्रिवेंट करना। सेफ एनवायरनमेंट जो है सीजर वाले पेशेंट को अपन प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोन टू सीजर है, मतलब जिनको सीजर आने वाली है। ठीक है, तो इनके लिए अपन यूज में कर सकते हैं। सीजर के दौरान नहीं करते हैं, बट प्रोन टू सीजर, सीजर का जो एपिसोड है वो आने वाला है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोन टू इलनेस अपन बोलते हैं ना कि भाई हाँ ये पेशेंट प्रोन टू इलनेस है, लाइक ये ज़्यादा जो बीमार रहने की ये ज़्यादा इसके वो है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रॉन्ग होता है। और न्यूरोपैथी, डायबिटीज के कंडीशन में अपन यूज में ले सकते हैं, बट जबकि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में अपन काम में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम कंटेनिंग ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन एन इंडिविजुअल। ठीक है, एक इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है, एक जो क्रोमोसोम का सेट है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जाती है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये क्या कहलाता है? जीनोम के अंदर ये सब चीजें रहती है, या फिर जीनोटाइप के अंदर ये सब चीजें रहती है, या फिर ऑटोसोम के अंदर रहती है, फिर सीक्वेंस के अंदर रहती है। सो ये अपने को क्या पूछा गया है, इसके बारे में किसके बारे में पूछा गया? जीनोम के बारे में हमें पूछा गया है कि भाई इसको अपन क्या बोलते हैं। जीनोम इज ए कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम कंटेनिंग ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोम। सो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का जो अपना करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा जीनोम। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे जीनोम के अंदर हमें प्रेजेंट रहता है। ऑटोसोम के अंदर क्या होता है? 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम। ठीक है, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? 22 पेयर जो है हमारे देखने को मिलते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। बट जबकि इसमें सेक्स क्रोमोसोम को जो है अपने इंक्लूड नहीं करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, देयर जीनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ब्लड ग्रुप कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू एन ORH नेगेटिव पेशेंट। ठीक है, एक पेशेंट है जिसका ब्लड ग्रुप O है और वो RH नेगेटिव है, तो इसको अपन कौन सा ब्लड जो ग्रुप है अपन ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं? RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव, anti-RH पॉजिटिव, या फिर जो ABRH या फिर ABRH पॉजिटिव। सो अगर कोई O नेगेटिव वाला पेशेंट है तो उसको क्या करेंगे? RH नेगेटिव जो ब्लड ही है वही अपन प्रायोरिटी रखते हैं। इससे क्या होगी? एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शंस है वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी, ब्लड की एकदम प्रॉपर अच्छे से कंपेटेबिलिटी हो जाएगी पेशेंट के अंदर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे आज की क्लास का, क्रिएटिनिन इज ए मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रिएटेड इन यूरिन एंड डिराइव्ड फ्रॉम। जो क्रिएटिनिन है वो एक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि एक्सक्रिएटेड होता है किडनी के थ्रू यूरिन में। ये किसका एंड प्रोडक्ट होता है? ठीक है, जो किससे मिलता है अपने उस शरीर को क्रिएटिनिन? लिवर, मसल्स, बोन या फिर स्किन? सो जो क्रिएटिनिन है वो एंड प्रोडक्ट होता है किसका? मसल्स। ठीक है, जब भी मसल्स ब्रेक डाउन होती है सो अपने बॉडी में जो है वो क्रिएटिनिन का जो वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट के रूप में क्रिएटिनिन बाहर निकलता है। ठीक है, जो कि किडनी के द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? मसल्स। ठीक है, सो आज की क्लास कंप्लीट होती है यहीं पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई डाउट रहे आज की क्लास से सो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। ठीक है, और बाकी हमारी जो टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है RNCC की ऐप्स के ऊपर, जो CHOs के लिए और या फिर जो PGI, जिपमेर, ये सब एग्जाम्स जो देने वाले हैं, RML का एग्जाम देने वाले हैं, फिर आने वाले नोटसेट का एग्जाम देने वाले हैं, तो इन सब के लिए टेस्ट सीरीज आप लोग बाय कर सकते हो और अपने प्रिपरेशन को एक अच्छे वे में लेके जा सकते हो और जरा बूस्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए RNCC को और करें अपने एम्स नॉसेट प्रिपरेशन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।